जोहार आप सभी को। देखिए आज जो हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के लिए, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को चैप्टर 8 में पढ़ना है। ये बायो का एक टर्म है। ठीक है, तो समझते हैं कि सबसे पहले कि जीव क्या होता है। जीव तो जानते ही होंगे, नहीं? जो भी सांप, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य इत्यादि जो भी है, आप सभी मिलकर के किसका निर्माण किए? जीव का। या आप सब क्या है? जीव। जीव तो क्लियर है, लेकिन अब हम लोग को जो मेन टॉपिक है कि जनन, कि जनन है क्या, समझे ना? जनन है क्या, तो या फिर जनन किसे कहते हैं। ठीक है, समझिए कि जनन एक जटिल प्रक्रिया, जनन एक जटिल प्रक्रिया या फिर वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, उसे जनन कहते हैं। सिंपल सा फंडा। ठीक है, वह प्रक्रिया या वह विधि जिसमें कोई जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, तो उसे क्या कहते हैं? जनन। जैसे मान के चलो मनुष्य है, क्या है? मनुष्य। तो मनुष्य किसको जन्म देगा? मनुष्य को ही ना जन्म देगा। ऐसा कभी सुना है कि नहीं सर मनुष्य ने बंदर को जन्म दे दिया? ऐसा कभी सुना है क्या? नहीं ना। लेकिन हाँ, अभी का जो चल रहा है ना जनरेशन, मनुष्य को जरूर जन्म दे रहा है, लेकिन लक्षण किधर वाला है? ये जो लक्षण है किसका वाला है? फिर वही बंदर वाला, मतलब अपना प्रजाति वाला। नहीं, प्रजाति नहीं, पूर्वज वाला। हम लोग का पूर्वज क्या था? पहले बंदर था। और आज का शैतान, आज का मानव भी वैसने लक्षण कर रहा है। हालांकि मनुष्य को जन्म दे रहा है, लेकिन लक्षण केकर वाला आ रहा है? बंदर वाला ही आ रहा है। नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य किसको जन्म देगा? मनुष्य। अगर कोई जानवर है या फिर मुर्गी मान कर चलो, तो मुर्गी किसको जन्म देगा? अंडा के माध्यम से फिर मुर्गी को ही जन्म देगा। कभी ऐसा सुना कि नहीं सर उसका मुर्गी अंडा दिया था ना, तो उससे पूरा बकरा निर्माण हुआ था, बकरा। ऐसा कभी सुना है क्या? तो ऐसा रहता तो सब मुर्गियों को खरीद के ले जाता। नहीं तो बाप रे 200 रुपये केजी सीधा बेचेंगे। अभी कैसे 600 रुपये केजी, इतना ब्रांड है उसका। मुर्गी अंडा देती है, सीधा बकरा निकलता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। मतलब समझ में आ रही है ना कि अगर पंछी रहेगी तो पंछी को जन्म देगा, मनुष्य रहेगा तो मनुष्य को जन्म देगा, जानवर रहेगा तो जानवर, या सांप रहेगा तो सांप को। मतलब वह विधि जिसमें कोई जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, उसे ही क्या कहते हैं? जनन। क्या कहते हैं? जनन। बोलो क्लियर है? अब जनन दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो। इसका भी विधि होता है। जनन के कितने विधि है? दो विधि। दो विधि। पहला को कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। और दूसरा को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। तो आइए हम लोग समझते हैं कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो वह जनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के जो जनन कोशिकाएं होती है, उसकी सक्रियता और उसके संयोग से जो जनन होती है, उसको कहते हैं लैंगिक जनन। किसकी सक्रियताएं और सहयोग होंगी? नर युग्मक और मादा युग्मक। मतलब नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका, वो दोनों के अगर संयोग और सक्रियता से जो जनन होता है, उसी को कहते हैं लैंगिक जनन। मतलब इसमें नर युग्मक भी भाग लेगा और आपका मादा युग्मक भी भाग लेगा। सर यह नर युग्मक और मादा युग्मक किसको कहेंगे? नहीं, नर युग्मक और मादा युग्मक किसको कहेंगे? आइए समझते हैं। देखिए नर युग्मक जो होता है ना, उसको कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं? वृषण। क्या कहते हैं? वृषण। और जो मादा युग्मक होता है उसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। ठीक है, अब वृषण से जो स्रावित होती है पदार्थ, उसको कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। उसी तरह अंडाशय से भी स्रावित होगा, नहीं तो इसको कहेंगे अंडाणु। क्या कहेंगे? अंडाणु। क्लियर है? अब
जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल गया, संलयन कर गया, जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों का संलयन होता है तो उसे कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन समझ पा रहे हैं? ये नहीं कि हाँ सर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिल गया उसको बोलेंगे निषेचन, जी नहीं। दोनों का संलयन जब तक नहीं होगा शुक्राणु और अंडाणु का तब तक निषेचन नहीं कहेंगे। बात समझ रहे हो? ये नहीं कि वृषण और अंडाशय मिल गया सर उसको निषेचन बोलेंगे, जी नहीं। आपका शुक्राणु और अंडाणु का जो संलयन होगा उसको कहते हैं निषेचन। बात समझ में आ रही है? अब देखो तो सर निषेचन हो गया तो आगे क्या होगा? तो जैसे ही निषेचन हो जाता है तो आपका बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। देखो शुक्राणु और अंडाणु का जैसे ही निषेचन हुआ क्या बना? युग्मनज। और यही युग्मनज आगे विकसित होकर के बनता है भ्रूण। क्या बनता है? भ्रूण। क्या बनता है? भ्रूण। और जब यही भ्रूण आगे विकसित होता है तो फिर बनता है शिशु। क्या बनता है? शिशु। ठीक है। लेकिन जब यही शिशु आगे बड़ा होता है तो बनता है अलकुशी। क्या बनता है? अलकुशी। अलकुशी का मतलब समझ रहे हो ना? मतलब मानव ही है लेकिन रंग रूप एकदम देखता है उसका लक्षण कैसा आता है? अलकुशी। थेथर जिसको बोलते हैं। थेथर समझते हो कि नहीं? हाँ। तीरपाट देहात में लोग क्या बोलते हैं? तीरपाट। समझ रहे हो? लेकिन वही जो सीबीएसई मीडियम वाले रहेगा तीरपट। व्हाट इज तीरपाट? तीरपाट मतलब थेथर, अलकुशी मतलब बदमाश। लक्षण जो होता है बदमाशीपन आ जाना, है ना? तो वही युग्मनज विकसित हो गया भ्रूण। भ्रूण आगे विकसित होकर के क्या बन गया? शिशु। यही शिशु विकसित होकर के आगे, है ना, आप जैसे मनुष्य का रूप ले लेता। मतलब ये अलकुशी ऐसे। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ पे पता है आप लोग के सामने एक डॉट आता है कि खास करके आपके एज में बहुत सारे जैसे किसी कार्य को नहीं कर पाते तो क्या सोचता है ना कि मर क्या बताएं मेरा ना कपारे किस्मत फूटल था, मेरा नसीबे ठीक नहीं है, हमसे कुछ होता ही नहीं है। क्या बताएं मेरा किस्मतें अच्छा नहीं कि हम ये चीज़ करना चाहते तो नहीं हो पाता। देखिए कभी भी ना अपने किस्मत को या अपने जो है नसीब को दोष मत दीजिए। आपसे खुश नसीब ना कोई नहीं है इस दुनिया में। बोलिएगा कैसे? देखिए जब भी अगर निषेचन होता है ना, निषेचन, तो पता है एक समय में लाखों शुक्राणु भाग लेते हैं। निषेचन क्रिया में एक समय में लाखों शुक्राणु भाग लेते हैं, लेकिन उस लाखों शुक्राणु में निषेचन के लिए सिर्फ ना एक ही शुक्राणु हिस्सा लेता है। समझ रहे हो ना? जो भागीदारी होता है उसमें योगदान सिर्फ कितने का? एक शुक्राणु सिर्फ भाग लेता, सिर्फ एक। सोच लो सर लाखों, जी बिल्कुल। सपोज मान लेते हैं अगर 1 लाख शुक्राणु निकला, वृषण से कितना निकला? 1। तो इसमें से 99,999 शुक्राणु निष्क्रिय हो जाते हैं और सिर्फ एक ही शुक्राणु जो होता है ना वही निषेचन क्रिया में भाग लेता है। अब सोचो, अब जो एक शुक्राणु से निषेचन में भाग लिया उससे युग्मनज बना, अब जो जन्मे है ना वो सिर्फ एक शुक्राणु का कमाल है। तो आप सोच लीजिए कि एक शुक्राणु का जो है उससे आपका शरीर का डेवलप हुआ। समझिए उस लाखों शुक्राणु में 99,999 शुक्राणु खत्म और एक शुक्राणु जो बचा वो एक शुक्राणु आप है और उससे जो शरीर बना, निर्माण बना वो आप है। तो बताइए आपसे ज्यादा खुशकिस्मत या नसीब वाला कौन है? कौन हो सकता है? हाँ या ना बोलो, यस कि नो? सोचिए 99,999 शुक्राणु खत्म हो गया और एक शुक्राणु से आपका बॉडी का निर्माण हुआ। तो बताइए लाखों में तो आप एक है कि नहीं है? तो फिर कैसे कहते हैं कि हमारा किस्मत खराब है या हमारा नसीब खराब? आपसे ज्यादा खुशकिस्मत तो कोई हो ही नहीं सकता। समझ में आ गई होगी? क्लियर है? आगे बात करते हैं हम लोग। लैंगिक जनन समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं अलैंगिक जनन। इसकी भी कुछ विधियां हैं जो आगे हम बताएंगे। ठीक है, पहले हम इसको चर्चा कर लेते हैं। मिटा दे। इसमें मेरा सहयोग किसका किसका था? नर जनन और मादा जनन। नर जनन और नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का सहयोग था। दोनों की जनन कोशिकाएं सक्रिय थी। लेकिन अलैंगिक में ऐसा नहीं होता। इसमें केवल और केवल मादा ही
मादा जनन कोशिकाएं जो होती है, मादा जनन कोशिका, वही केवल हिस्सेदारी लेगी। वह जनन की वह विधि या जनन की वह प्रक्रिया जिसमें ओनली कौन, मादा जनन कोशिकाएं भाग लेती है, मतलब बिना नर कोशिका का, बिना नर जनन कोशिका का जो जनन होता है उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। सोच रहा होगा सर बिना नर जनन कोशिका भाग लिए कैसे हो जाएगा? होता है। जैसे अमीबा, क्या अमीबा, अमीबा के लिए नर की जरूरत नहीं है, नाम सुने ना अमीबा का, इसके लिए नर जनन कोशिका मतलब नहीं है, एक ही है, टूट गया, अलग कोशिका का नया निर्माण कर लिया, समझे? जैसे एक सपोज ये अमीबा है, केंद्रक है ना, जब इसमें उभार उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम बताएंगे आगे चर्चा से, इस टाइप का बना, देख रहे हो, यही आगे विकसित होकर के अपने एक नया जीव को निर्माण कर लेगा, नया रूप ले लेगा। तो इसके लिए आवश्यक नहीं है कि हमको नर कोशिका ही चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? सिर्फ मादा, तो मतलब जनन की वह विधि जिसमें नर जनन के सहयोग के बिना ही नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अब कुछ हम लोग जीव का चर्चा कर लेते हैं ना, कुछ जीव का चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से जीव में कौन सी विधि होती है जनन की। आइए हम लोग समझते हैं।